अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ एपी कल्चर, जिसे हम बोलते हैं मधुमक्खी पालन। तो सिंपली रियरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ हनी बी फॉर हनी वैक्स एंड पॉलिनेशन। शहद, मोम और परागण के लिए मधुमक्खियों को पालना और उनका प्रबंधन करना आपके एपी कल्चर में आ जाता है। इनमें भी बीज में भी आपको पता होगा, एक होती है क्वीन बी जिसका काम सिर्फ एग लेस करना होता है और ये स्टिंज भी करती हैं, ठीक है। देन आपकी वर्कर्स आ जाती हैं, इसमें भी ये भी फीमेल ही होती है बट इनफर्टाइल होती है, क्वीन आपकी फर्टाइल होती है, ठीक है। देन आपके ड्रोन्स, ये आपके मेल होते हैं और ये स्टिंज नहीं करते हैं, इनका काम सिर्फ आपके मेटिंग करना होता है। उसके बाद या तो ये मर जाते हैं या फिर कॉलोनी से बाहर कर दिए जाते हैं। कि इटालियन बी, इनको कमर्शियल बी भी बोलते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा हनी का प्रोडक्शन इन्हीं बी से होता है। एपिस मेलिफेरा, ठीक है, इटालियन बी। देन आपकी इंडियन बी भी आ जाती है, एपिस सिरेना इंडिका, इनको इंडियन बी के नाम से जाना जाता है। देन वाइल्ड एंड लार्जेस्ट जो बी होती है रॉक बी, एपिस डॉर्सेटा। और सबसे ज़्यादा छोटी जो बीज होती हैं लिटिल बी ने बोलते हैं एपिस फ्लोरिया। तो आपको इटालियन बी यानी एपिस मेलिफेरा और इंडियन बी के बारे में ध्यान में रखना है। प्रोडक्ट्स ये बनाते हैं, तो सबसे पहले तो हनी, खूब सारा इसमें नेक्टर प्रेजेंट रहता है। ये एज अ फूड, मेडिसिन, कॉस्मेटिक्स यूज़ किया जाता है। कमर्शियली इसका यूज़ काफ़ी किया जाता है, ठीक है। उसमें काफ़ी सारा मिनरल्स वगैरह, ग्लूकोज, फ्रक्टोज पाया जाता है। देन आपके बी वैक्स, वी वैक्स का यूज़ भी अगेन कॉस्मेटिक्स वगैरह में यूज़ किया जाता है। देन रॉयल जेली, ये आपके क्वीन का फूड होता है रॉयल जेली, ठीक है। प्रोपोलिस के एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ में होती है, ठीक है, रेजिन्स बनाने के काम भी आता है। और जो बी का वैनम होता है ना, ये आपके आर्थराइटिस ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। तो ये बी के प्रोडक्ट्स हमने देखा। नेक्स्ट, अब बीज और पोल्यूशन का क्या रिलेशनशिप है। तो डायरेक्टली मैं कह सकती हूँ जो पोल्यूशन होता है वो बी को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकता है। बी को हम एज अ बायो इंडिकेटर के तौर पर भी देखते हैं, यानी अगर किसी भी तरीके का नेगेटिव चेंजेस आ रहे हैं एनवायरनमेंट में तो उसका असर बी की पॉपुलेशन पर पड़ता है, ठीक है। अब जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा पेस्टिसाइड का अगर यूज़ करें तो उसका डायरेक्टली बी की हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अगर एक स्पेसिफिक पेस्टिसाइड का नाम मेंशन करूँ, नियोनिकोटिनोइड्स, ये एक ऐसा हार्मफुल पेस्टिसाइड है जो कि अगर प्लांट में स्प्रे करेंगे तो पूरा स्प्रेड हो जाएगा, यहाँ तक कि आपके नेक्टर और पॉलन में भी। अगर बी से कंज्यूम करेगा तो ऑब्वियसली बी की बॉडी में ये पहुँचेगा और इसकी वजह से बी की मेमोरी तक लॉस हो सकती है, उसका नेविगेशन सिस्टम आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है। इसके साथ साथ और भी पेस्टिसाइड्स हैं जिसकी वजह से जो बीज है उनकी हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट उस पर पड़ता है। अब एक होता है कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर। ये भी, इसमें क्या होता है, जो पूरी की पूरी कॉलोनी होती है वो कोलैप्स कर जाती है, पूरा वर्कर भी तो पूरा गायब ही हो जाती है, ठीक है। तो एयर पोल्यूशन की वजह से बी के सेंसेस, जो सूंघने वाली क्षमता होती है, उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। फ्लावर की फ्रेग्रेंस ही बी तक नहीं पहुंच पाएगी तो बी तो वहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएगा। देन अगर आपके सॉइल में पोल्यूशन हो रहा है, पोल्यूटेड हो रहा है, तो उसके लार्वी को के डेवलपमेंट में आपके नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। लाइट का अगर पोल्यूशन हो रहा है तो उसकी वजह से बी का सर्कैडियन रिदम डिस्टर्ब हो जाता है। नॉइस पोल्यूशन की वजह से उनका जो नेविगेशन सिस्टम होता है पूरा, वो एक डांस परफॉर्म करते हैं ना, फूड को ढूंढने के लिए पूरा कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ बीज, वो आपका डिस्टर्ब हो जाता है, ध्यान में रखना है। तो पोल्यूशन का इम्पैक्ट आपके पड़ता है बीज पर। नेक्स्ट है दैट इज सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन। अगेन सिल्क के लिए, आपके सिल्क के प्रोडक्शन के लिए आपके सिल्क वॉर्म को रियर करना, उसको पालना, ठीक है। रेशम उत्पादन हेतु रेशम कीट का पालन पोषण करना सेरीकल्चर के अंडर आता है। तो इसमें भी क्या करते हैं, जो मलबरी ट्रीज़ रहते हैं उसका कल्टीवेशन हमने किया, तो इसी मलबरी ट्रीज़ में क्या होता है, जो सिल्क वॉर्म के एग होते हैं वो हैच करते हैं और उससे लार्वी बनेगा। तो लार्वी क्या करेगा, इन जो पत्तियाँ होती हैं मलबरी की उन पे फीड करेगा, बड़ा होगा, फिर से लार्वा से आपके कोकून स्टेज में जब ये पहुंचता है, कोकून में क्या होती है, जो लेयर्स होती हैं ना, रैपिंग जो होती है, उसमें फिब्रोइन प्रोटीन होती है। इसी फिब्रोइन से ही सिल्क बनता है, सिल्क फाइबर बनता है। इस फिब्रोइन के साथ इसमें सेरिसिन प्रोटीन भी रहती है। सेरिसिन प्रोटीन को गम प्रोटीन बोलते हैं। तो बेसिकली ये कोकून में रैपिंग होती है लार्वा के बाहर। अब यहीं से हमको इसको निकालना है, तो इस कोकून को हम क्या करते हैं, फिर इसको हॉट वाटर में डालते हैं। कोकून को हार्वेस्ट किया, ठीक है, बॉईल किया गर्म पानी में डाला, तो इससे जो आपका सेरिसिन, जो गम प्रोटीन होती है, और प्यूपा, ये हट जाएंगे और फिर आपका जो रह जाता है फिब्रोइन,
और इसी फिब्रोइन से आपका फिर वीविंग के प्रोसेस के थ्रू बुनाई करेंगे, सिल्क फैब्रिक बन गया। ठीक है। टाइप ऑफ सिल्क्स में आपके जैसे मलबरी सिल्क हो गया तो बॉम्बेक्स मोराई सिल्क वॉम से मिलता है। टसर सिल्क आपके एंथ्रिया माइलिटा से मिलता है। देन आपके राई सिल्क सामिया रिसनी से मिलता है। आपको जो मूंगा सिल्क होता है एंथ्रिया एसमेनिस से मिलता है। ठीक, जो मूंगा सिल्क होता है उसको गोल्डन सिल्क भी बोलते हैं। और ये ध्यान में करंट अफेयर्स के उससे बता रही हूँ कि ये आसाम का जीआई टैग के अंडर आता है। इंडिया जो है आफ्टर चाइना सेकंड लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसर है, कंट्री है। स्टेट वाइज देखो तो कर्नाटका नंबर 1 है सिल्क प्रोडक्शन में। तो कुछ करंट अफेयर्स का भी आपको ध्यान में रखना है। अब सवाल पैदा होता है कि पोल्यूशन किस प्रकार से सेरीकल्चर या सिल्क वार्म को इम्पैक्ट करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है। तो अगेन यहाँ पर भी एयर पोल्यूशन आ गया। एयर पोल्यूशन ने डैमेज कर दिया मलबरी लीव्स को, जिसकी वजह से सिल्क वार्म आपके बीमार पड़ सकते हैं। और पेस्टिसाइड अगर हम कर रहे हैं यूज़ तो उसकी वजह से उनके जो पेस्टिसाइड के जो रेजिड्यू होते हैं वो आपके लीव्स में रह जाते हैं। उसको अगर गलती से खा लिया सिल्क वार्म में तो उसकी डेथ हो जाएगी, पॉइजनिंग की तरह काम करेगा। वाटर जो पोल्यूशन होता है ये भी आपके रियरिंग कंडीशंस को अफेक्ट नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। ठीक है। तो ये आपके पोल्यूशन क्या करते हैं, सिल्क की जो क्वालिटी होती है उसको ख़राब कर सकता है। आपके क्रॉप पेस्ट एंड मैनेजमेंट। तो क्रॉप पेस्ट मतलब ऐसे कीड़े या फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि क्रॉप को नुकसान पहुंचाते हैं सिंपली। ठीक है। और उनका मैनेजमेंट कैसे करना है, तो सबसे पहले टाइप्स देख लेंगे क्रॉप इंसेक्ट के कितने टाइप्स होते हैं। तो उसमें से भी जो सबसे ज़्यादा होते हैं वो इंसेक्ट ही होते हैं। ठीक है। क्या करते हैं क्रॉप को या तो च्यू कर लेंगे या फिर काट लेंगे, ख़राब कर लेंगे बेसिकली। तो कौन कौन से इसमें इंसेक्ट आ जाते हैं, जैसे एफिड हो गया, लोकस्ट हो गया, स्टेम बोरेस्ट हो गया, वाइट फ्लाई हो गया, कैटरपिलर, ग्रास हॉपर, बीटल्स, तरह तरह के हैं। ठीक है। ये क्या करते हैं आपके क्रॉप को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है। जो आते हैं फंगी। अब फंगी में क्या होता है, फंगी से डिजीज़ हो जाते हैं क्रॉप को, जैसे कि आपके ब्लास्ट हो गया, रस्ट हो गया, ठीक है, स्मट हो गया, विल्ट हो गया। ये सारे क्या होते हैं डिजीज़ेस होते हैं जो कि फंगी की वजह से होता है। बैक्टीरिया में बैक्टीरियल ब्लाइट हो जाता है। वायरस में टीएमबी वेरी फेमस एग्जांपल, टीएमबी वायरस। दैन निमेटोड में आपके रूट नॉट हो गया, निमेटोड। ठीक है। ये बेसिकली डिजीज़ेस क्रिएट करते हैं। वीड में आपके पार्थेनियम जो कि खरपतवार जैसे हम बोलते हैं, ये भी प्लांट को क्रॉप को नुकसान पहुंचाता है। लैंटेना कमारा, वाटर हाइनिथ, जलकुंभी जिसे हम बोलते हैं। ठीक है। उसके अलावा आपके बर्ड्स भी नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है। आजकल तो मंकीज़ भी हो गए। ठीक है। और रोडेंट्स हो गए, ये सारे क्या होते हैं क्रॉप को नुकसान पहुंचाते हैं। सारे पेस्ट के अंदर ही आ जाते हैं। अब उनको मैनेज कैसे करना है, इसके लिए डिफरेंट मेथड्स का यूज़ करना पड़ेगा ताकि पेस्ट को कंट्रोल किया जा सके और क्रॉप को सेफली आपके प्रोड्यूस किया जा सके। हम क्या कर सकते हैं, केमिकल का कंट्रोल वे में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगेन आई एम यूजिंग द टर्म कंट्रोल वे, क्योंकि अगर इनको भी हम एक्सेसिवली यूज़ करेंगे तो साइड इफ़ेक्ट इनका भी होगा। ठीक है। तो कंट्रोल वे में इनका यूज़ करना पेस्टिसाइड का, जिसमें से भी आपकी इंसेक्टिसाइड जो कि पर्टिकुलरली टारगेट करेगा इंसेक्ट को। फंगीसाइड हो गया, फंगी को टारगेट करने के लिए। हर्बिसाइड वीड्स जो होते हैं, रोडेंटिसाइड्स भी होते हैं जो रोडेंट को टारगेट करते हैं। ठीक है। तो इन पर्टिकुलर पेस्टिसाइड का कंट्रोल वे में यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, जो पेस्ट है उनको रिमूव कर सकते हैं। बट अगेन इन केमिकल्स के साथ क्या दिक्कत आ जाती है, अगर हम इनको एक्सेसिवली यूज़ कर रहे हैं और सिस्टमेटिक वे से हम इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं तो जो जिन पेस्ट को टारगेट करने के लिए इनका यूज़ किया जा रहा है वो रेजिस्टेंट भी हो सकती हैं। साथ ही साथ इससे और पोल्यूशन भी हो सकता है, सॉइल पोल्यूशन हो सकता है। और जिससे जिन इंसेक्ट को नहीं मारा जाना चाहिए, जो कि बेनिफिशियल इंसेक्ट होता है, वो भी मर जाते हैं। बायोमैग्निफिकेशन की कंडीशन भी आ जाती है। तो इनके साथ थोड़े साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। जो नेक्स्ट मेथड आ जाता है दैट इज़ बायोलॉजिकल कह सकते हैं कि पेस्ट का नेचुरल जो एनिमी होता है उसका यूटिलाइज़ करना। ठीक है। इसमें से भी जैसे कि बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस हो गया, ये आपके जो लार्वी होता है इंसेक्ट की उसको खा देता है। लेडी बर्ड बीटल ये एफिड को कंट्रोल करता है। ड्रैगन फ्लाई मॉस्किटो को कंट्रोल करता है। ट्राइकोडर्मा फंगल डिजीज़ को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट मेथड होता है आईपीएम, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, और ये सबसे मॉडर्न और बेस्ट अप्रोच होता है आपके पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। तो ये बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है सारा, बायोलॉजिकल कंट्रोल का भी, केमिकल का भी और कल्चरल मेथड का भी। ठीक है। इन सब का एक कॉम्बिनेशन होता है। इसमें बेसिकली मिनिमम यूज़ किया जाता है केमिकल्स का।
और ये इको फ्रेंडली भी होता है और आपके टिकाऊ भी होता है, सस्टेनेबल अप्रोच हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाता है कल्चरल मेथड्स। आई मीन कल्चरल मेथड्स में हम जो जैसे कि क्रॉप रोटेशन हो गया, इसका यूटिलाइज कर सकते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग कर सकते हैं, इंटर क्रॉपिंग कर सकते हैं, हम डीप प्लगिंग कर सकते हैं। इसकी वजह से जो पेस्ट के जो एग होते हैं मिट्टी में आपके खुद ब खुद डीप प्लगिंग करके नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, और ऐसे शीट्स का यूज़ करना जो कि पेस्ट रेजिस्टेंट हो। ठीक है, इनका यूटिलाइज़ करना। तो ये सारे क्या हैं, पेस्ट को कंट्रोल करने वाले मेथड्स हैं। कौन कौन से मेथड्स हमने देखे, कल्चरल मेथड्स देखा, आईपीएम देखा, बायोलॉजिकल कंट्रोल देखा एंड केमिकल कंट्रोल देखा। ठीक है, अब कुछ जो है बेनिफिशियल माइक्रोब्स भी होते हैं जिनका डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, जैसे कि पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, इससे आपके पहला एंटीबायोटिक बना था पेनिसिलिन जिसे हम बोलते हैं, आपको ध्यान में रखना है। देन स्ट्रेप्टोमाइसिस से स्ट्रेप्टोमाइसिन अगेन एज एन एंटीबायोटिक इसको यूटिलाइज़ किया जाता है। लैक्टोबैसिलस फर्मेंटेड फूड इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है कर्ड और चीज़ बनाने के लिए। देन आपका सैक्रोमाइसिस सर्विसेई अगेन फर्मेंटेड फूड इंडस्ट्री में यूज़ होता है, बियर, ब्रेड, वाइन इनको बनाने के लिए। राइजोबियम बायो फर्टिलाइज़र नाइट्रोजन को फिक्स करने में यूटिलाइज होता है। एनाबिना एंड नॉस्टॉक अगेन बायो फर्टिलाइज़र। साइनोबैक्टीरियल नाइट्रोजन फिक्सेशन में इसका यूज़ होता है। तो कुछ बेनिफिशियल माइक्रोब्स भी हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा क्या हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे कि बायोगैस में मैथेनोजेनिक बैक्टीरिया हो गया, ये आपके मीथेन के प्रोडक्शन में यूज़ होता है। सीवेज ट्रीटमेंट के लिए भी माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है, उसमें भी एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं ना, वेस्ट के डिकम्पोजिशन के लिए यूज़ होता है। बायो कंट्रोल हम देख चुके हैं आपके। ठीक है, पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज़ सीवेज ट्रीटमेंट। जो है आपका सीवेज ट्रीटमेंट, तो सीवेज को कैसे ट्रीट किया जाता है। तो सबसे पहले सीवेज मतलब जितना भी वेस्टेड वाटर रहता है, चाहे आपके घर का हो, हॉस्पिटल्स का हो, इंडस्ट्रीज़ का हो, तो उसका जितना भी वेस्टेज वाटर रहता है उसको सीवेज बोलते हैं। और सी को ट्रीट करने के लिए आपके मेथड्स यूज़ किया जाता है जो कि सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर आता है। इसमें भी आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, सेकेंडरी होता है, टर्शरी होता है। ठीक है, पूरी प्रोसेस ये होती है। तो इसमें फिज़िकली रिमूव किया जाता है प्राइमरी ट्रीटमेंट में, जितना भी सॉलिड वगैरह बड़े पार्टिकल्स रहते हैं, प्लास्टिक वगैरह, इसको रिमूव किया जाता है। फिर ग्रिट रिमूवलिंग होती है, दैन सेडिमेंटेशन होता है। उसके बाद आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट किया जाता है बायोलॉजिकली, यानी जितने भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं। इस सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद जो बीओडी होता है, बीओडी मैं लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 90% रिड्यूस हो जाता है। और सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद टर्सरी ट्रीटमेंट किया जाता है जो कि केमिकल ट्रीटमेंट होता है, यानी केमिकल का यूज़ किया जाता है पैथोजन को रिमूव करने के लिए। एंड एट द एंड आपको क्लीन वाटर मिलता है एज एन आउटपुट, और आपको बायोगैस भी इसमें रिलीज़ होती हैं जो कि आपके एनारोबिक जो बैक्टीरिया होता है उसके द्वारा ये प्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें कि 65% अप्रॉक्सीमेटली मीथेन और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड भी रहती हैं। और जो स्लरी बच जाता है उसके बाद उसको एज अ बायो फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका सीवेज ट्रीटमेंट है। और लास्ट में कुछ की टर्म्स सारे के सारे दिए गए हैं, यूट्रोफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन, ओजोन के बारे में, एसिड ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, मीनामाटाडीज, ये आपको इससे ग्रो थ्रू कर लेना। ठीक है, तो इसी के साथ आपका पार्ट ए का पूरा पोर्शन होता है फिनिश। आई होप आपको ये सारी क्लासेस इंटरेस्टिंग लगी होगी, और अगर आपको इनकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। पार्ट बी के पोर्शन के लिए पेड टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। सो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। सो कीप लर्निंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।